हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूके स्टडी सर्कल में। मेरा नाम है संजय पांडे और यूके स्टडी सर्कल की टीम आज आपके लिए लेकर आई है उत्तराखंड और देश दुनिया के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही हम डीपली डिस्कस करेंगे कल पूछे गए सवाल के बारे में तथा अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल यूके स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं आज के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड के गांवों से पलायन रोकने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु 8 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड में किस योजना का शुभारंभ किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड स्वरोजगार योजना, बी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सी ग्रामीण लघु उद्योग योजना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के उद्देश्यों में प्रदेश के बेरोजगारों, उद्यमियों, किसानों और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के सुलभ अवसर प्रदान करने के साथ साथ पलायन रोकना, बंजर भूमि का उपयोग करना और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस योजना का लक्ष्य 25 किलोवाट क्षमता की 10,000 परियोजनाएं आवंटित करने का रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें, 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु 1.5 से 2 नाली भूमि की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही 8% ब्याज पर 15 वर्ष के लिए ऋण की सुविधा भी इस योजना में प्रदान की जाएगी। साथ ही उत्पादित बिजली को 25 वर्ष तक यूपीसीएल द्वारा क्रय किया जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। सौर ऊर्जा उत्पादन में पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पहला। उत्तराखंड राज्य में लगभग 269 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों, आपको बता दें, पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि देश में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान में लगभग 1420 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों, भारत में 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा सवाल। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए मोटर बाइक पैरामेडिक प्रशिक्षण किस राज्य में दिया जा रहा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड।
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय और ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूनाइटेड किंगडम के बीच इस प्रशिक्षण के लिए समझौता हुआ है। ग्लोबल हेल्थ अलायंस द्वारा मेडिकल स्टाफ को मोटर बाइक पैरामेडिक प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य विभिन्न कोर्स में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समझौते से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष लाभ मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। आईटीबीपी द्वारा एलएसी पर निम्न में से किस संस्थान के साथ पेट्रोलिंग कम माउंटेनियरिंग अभियान चलाया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, बी पतंजलि योगपीठ, सी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, डी हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इस अभियान के तहत नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने 6 दिन में 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 6 चोटियां फतेह की। पहली बार एलएसी पर स्थित सभी चोटियों का आरोहण किया गया। उत्तरकाशी के मुलिंगला से शुरू यह अभियान सामरिक महत्व से महत्वपूर्ण है। 6 चोटियों में अनाम चोटी, जिसमें कि 5 अलग अलग चोटियां हैं, तथा स्वरूप चोटी का आरोहण किया गया। तो फ्रेंड्स, आज का 5वां सवाल है, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए 2003, बी 2013, सी 2010 और डी 2014। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी 2013। 2013 में उत्तराखंड की सौर ऊर्जा नीति लागू की गई। साथ ही 2018 में इसमें संशोधन भी किया गया। संशोधित ऊर्जा नीति को रोजगार सृजन और पलायन रोकने के प्रयासों से जोड़ा गया। इसके तहत 5 मेगावाट तक के संयंत्र लगाने का अधिकार सिर्फ स्थानीय निवासियों को होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की ओर। खबरों में रहा पोस्टल बैलेट क्या है? ए कर्मचारी खाता, बी डाक मतपत्र, सी डाक खाता, डी शेयर बाजार खाता। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी डाक मतपत्र। ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, इस प्रणाली के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्र पर अपना वोट डाल सकते हैं। इसका उद्देश्य देश एवं विदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए डाक मतदाता बनने हेतु सुविधाजनक एवं उपयोग में आसान ऑनलाइन प्रणाली तैयार करना है। 2019 में भारत में 17वीं लोकसभा चुनाव में ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से 60.14% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार अब 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग भी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के 7वें सवाल की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, यानी छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु
साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इससे पहले अवसादग्रस्त कृमियों हेतु स्पंदन अभियान भी शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का 8वां सवाल। हाल ही में BCAS का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? और ऑप्शंस हैं A गणपति, B सुनील सेठी, C पंकज त्रिपाठी और D अनिल जैन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A यानी MA गणपति। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें MA गणपति उत्तराखंड कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। BCAS की स्थापना 1978 में नागर विमानन महानिदेशालय के प्रकोष्ठ के रूप में हुई थी। अप्रैल 1997 में नागर विमानन मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई। मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका कार्य भारत में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों के मानकों का निर्धारण तथा सुरक्षा नियमों की मॉनिटरिंग करना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी हैं। तो शुरू करते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। हाल ही में क्वाड के सदस्य देशों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं A अमेरिका, B बीजिंग, C टोक्यो और D लंदन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C यानी टोक्यो। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD। क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित हुई। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने किया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और IT क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी तथा इसके सदस्य देशों में USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के 10वें और आखिरी सवाल की तरफ। 2020 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? और ऑप्शंस हैं A जेनिफर डाउडना, B इमैनुअल सापेर्ची, C पेर्निला विटंग और D A व B दोनों। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन D यानी A व B दोनों। जीनोम एडिटिंग तकनीक विकसित करने के लिए अमेरिका की प्रोफेसर जेनिफर डाउडना और फ्रांस की वैज्ञानिक प्रोफेसर इमैनुअल सापेर्ची को 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। दोनों महिला वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से जीन एडिटिंग में इस्तेमाल होने वाली तकनीक CRISPR CS9 की खोज की गई थी। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 महिला वैज्ञानिक संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार साझा करेंगी। केमिस्ट्री में नोबेल जीतने वाली ये क्रमशः
छठी और सातवीं महिला वैज्ञानिक होंगी? सबसे पहले 1911 में मैरी क्यूरी को रसायन का नोबेल मिला था। तो दोस्तों बढ़ते हैं कल पूछे गए सवाल की तरफ। तो कल का जो सवाल था वो था उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, और जिसके ऑप्शंस थे ए उत्तरकाशी, बी पौड़ी गढ़वाल, सी नैनीताल और डी चमोली। तो फ्रेंड्स जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं प्रीति नेगी, अमित नेगी, कुमारी पूजा, मुकेश सिंह, विकराज सिंह, सुहेल अंसारी, राहुल नेगी, सुरेश कार्की, दीपक सामंत, सुमन शर्मा, नीमा सिंह और पूनम पंत। आप सभी को यूके स्टडी सर्कल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी पौड़ी गढ़वाल। तो फ्रेंड्स 2019 में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है, जिसका वन क्षेत्र 3395 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही दूसरे नंबर पर है उत्तरकाशी, जिसका वन क्षेत्र है 3144 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है नैनीताल, जिसका वन क्षेत्र है 3088 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ आपको बता दें जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार प्रथम स्थान पर है नैनीताल, जिसका कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 71.55%। दूसरे स्थान पर आता है चंपावत, जिसका कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 65.80%। तीसरे नंबर पर आता है बागेश्वर, जिसका कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 61.44%। दोस्तों आपको बता दें उधमसिंह नगर में वन क्षेत्र 432 किलोमीटर स्क्वायर और वन क्षेत्रफल का प्रतिशत 16.99% है। दोनों ही राज्य में सबसे कम है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है? और ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी असम और डी झारखंड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल यूके स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आज के क्वेश्चन का PDF तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।